हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में एक नोटिफिकेशन आउट किया है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए पे स्केल लेवल है ग्रेड ए, किसमें? आरडीबीएस मतलब रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज में और राजभाषा में। चलो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह की वैकेंसीज यहाँ पर निकली है और साथ में एज लिमिट क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है और साथ में हम देखेंगे कि इसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैकेंसीज। असिस्टेंट मैनेजर आरडीबीएस में मतलब रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज में, इसमें जनरल स्ट्रीम के लिए, फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिनांस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा भी आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके साथ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ऐसी कुल मिलाकर आरडीबीएस में टोटल 100 वैकेंसीज आउट हुई है। और इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 7 लिखा हुआ है, ये फिजिकल हैंडीकैप्टेड कैटेगरीज के लिए है। साथ में एक सिंबल लिया है, वो इसके लिए है कि ये जो 7 वैकेंसीज है ये पिछली बार शायद से नहीं भरी गई थी, तो इस बार भरी जा रही है। इसके बाद आप देख पाओगे साथ में असिस्टेंट मैनेजर इन राजभाषा, इसके लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1 पोस्ट और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 1 पोस्ट, ऐसी कुल मिला के 2 पोस्ट निकाली गई है। तो अगर हम टोटल मोटा मोटा देखें तो टोटल 102 पोस्ट निकाली गई है और साथ में फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए टोटल वो 7 और राजभाषा में 1, ऐसी कुल मिला के 8 पोस्ट है। तो ये रहा वैकेंसी का स्ट्रक्चर, इस तरह से वैकेंसी आउट हुई है। आप देख सकते हो ये जनरल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिनांस, इन स्ट्रीम्स के लिए इस तरह की वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप देखोगे तो जनरल स्ट्रीम में निकली है, कुल मिलाकर 50 वैकेंसीज है। अब इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है? देखो नाबार्ड ने एज ऑन 1 जुलाई 2024 लिखा है, मतलब 1 जुलाई तक उनकी एज क्या होनी चाहिए, जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी एज क्या होनी चाहिए? तो उनकी एज होनी चाहिए 20 से 30 के बीच में, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इस तरह की ये एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। अब हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। देखो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो सभी स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा, आरडीबीएस और राजभाषा सभी के लिए सेम रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और डिसीजन मेकिंग है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, फ्रॉम 1 to 5 मतलब टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये 5 जो टेस्ट होने वाले हैं, ये 5 टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। मतलब नाबार्ड डिसाइड करेंगे कि भाई इतने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आपको है तो आपने ये टेस्ट क्लियर कर दी है। इसके बाद फ्रॉम 6, 7 and 8 जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए 20, 40, 40 इस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और टोटल नंबर भी इस तरह से है 20, 40, 40, मतलब कुल मिला के 100। 100 में से जितने भी नंबर आपको जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन टेस्ट में मिलेंगे, उसी के आधार पर आपका मेरिट डिसाइड होगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के रहने वाले हैं और बाकी सभी टेस्ट जो है वो जितने नंबर आपको मिलेंगे आउट ऑफ 100 उसी के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनने वाली है। मतलब अगर आपको 100 में से समझो 70 नंबर मिलते हैं तो ये 70 नंबर मेरिट लिस्ट के लिए पकड़े जाएंगे। और ये दोनों टेस्ट, ये सभी टेस्ट 2 लैंग्वेज में रहेंगी, एक हिंदी और एक इंग्लिश, एक्सेप्ट जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है वो। और पूरा समय आपको मिलने वाला है 120 मिनट। ये तो हो गया प्रीलिम का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसका मेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का रहने वाला है।
तो देखिए मेंस का स्ट्रक्चर, मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब जो सबसे पहली स्ट्रीम थी जनरल, उस जनरल स्ट्रीम के लिए मेंस का पेपर किस तरह से रहने वाला है। तो मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सभी में 2 ही पेपर है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हो, चाहे वो राजभाषा के लिए हो, 2 ही पेपर रहने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जनरल इंग्लिश का रहेगा, सभी स्ट्रीम में पेपर 1 जनरल इंग्लिश का ही रहने वाला है। वो ऑनलाइन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा सभी स्ट्रीम में, और उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, कुल मिला के 100 मार्क, और ड्यूरेशन मिलेगा 90 मिनट का, और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का रहेगा, आपको आंसर टाइप करने हैं कीबोर्ड का यूज करके। अब ये जो पेपर 2 है, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क के रहेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, जिसमें से 2 क्वेश्चन 15 मार्क के हैं और 2 क्वेश्चन 10 मार्क के हैं। अब टोटल 90 मिनट मिलने वाले हैं, टोटल मार्क्स 50 है। डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, मतलब आपको इसके भी आंसर टाइप करके ही देने हैं। और ऑलमोस्ट आप देखोगे सभी स्ट्रीम में ये पैटर्न सेम रखा गया है। दूसरे स्ट्रीम में भी देखो, स्ट्रीम स्पेसिफिक, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उस स्ट्रीम के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो उस स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप सिविल इंजीनियर हो उस स्ट्रीम से क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, वही सेम चीज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंग्लिश यहाँ पर भी देखो 3 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं 100 मार्क के लिए, 90 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको सारे आंसर कीबोर्ड से टाइप करने हैं। आगे देखते हैं राजभाषा। राजभाषा के लिए भी सेम पैटर्न है, जनरल इंग्लिश 3 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के लिए, 90 मिनट। डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर भी पेपर 2 स्ट्रीम स्पेसिफिक रहेगा, यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेंगे, कैंडिडेट को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे और 2 क्वेश्चन 10 मार्क के रहेंगे। तो ऐसे कुल मिला के 90 मिनट का ये पेपर रहेगा। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, विथ रिमिंगटन इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। ये क्या होता है? अगर आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, देखो राजभाषा इसमें हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर होता है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो तो उस तरह का कीबोर्ड आएगा जहां पर हिंदी लेटर्स भी रहेंगे। तो इस तरह से ये मेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट होने वाला है, अगर आप मेंस क्लियर कर जाते हो तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देनी है, जो कि मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब सबको इसमें अपीयर होना है, 90 मिनट्स ड्यूरेशन का रहेगा, और उसके बाद होगा इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगी। अब हम देखेंगे कि भाई प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब कॉलिंग रेशो क्या रहेगा। देखते हैं कॉलिंग रेशो। तो कॉलिंग रेशो टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मतलब मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए क्या रेशो रखा गया है। तो नाबार्ड ने ये रेशो रखा है 1:25, मतलब एक पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2700 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, और 200, ये 200 कौन से है? फिजिकल हैंडीकैप। तो 200 फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू के लिए कितने क्वालिफाई होंगे, उसके लिए उन्होंने रेशो रखा है 1:3, मतलब हर एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 324 कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे, और 24 फ्रॉम फिजिकल हैंडीकैप। अब देखते हैं इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या लगेगी, मतलब कौन सी स्ट्रीम के लिए कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखो जनरल में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक पोस्ट के लिए उन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहाँ पर अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट होगा, या ओबीसी कैंडिडेट होगा, या ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट होगा, उनको अगर 60% मार्क्स मिले हैं तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड होगा तो उन्हें कम से कम 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट को कम से कम 55% मार्क्स चाहिए।
अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो, जस्ट लाइक MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर MTech होंगे या फिर MSc होंगे या फिर MA होंगे या फिर MCOM होंगे, उनको केवल 55% मार्क्स चाहिए। अगर कोई SC ST या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो उन्हें केवल 50% मार्क्स चाहिए। ये सारे स्ट्रीम्स के लिए लागू है, ये केवल एक स्ट्रीम के लिए, सारे स्ट्रीम्स के लिए। अब देखते हैं जनरल स्ट्रीम के लिए। जनरल स्ट्रीम के लिए कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। उसी के साथ आप देख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, लेकिन साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर विथ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इसका मेंबरशिप चाहिए तो ही वो CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फिनांस के लिए। फिनांस के लिए BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज लाइक दिस। उनके सब्जेक्ट भी दिए हैं, सब्जेक्ट होने चाहिए फिनांस या फिर बैंकिंग। यहाँ पर भी सेम परसेंटेज क्राइटेरिया है, मैंने कहा है परसेंटेज क्राइटेरिया सभी स्ट्रीम के लिए सेम है। अगर आप ग्रेजुएट हो, ओपन, OBC, EWS कैंडिडेट 60% मार्क, SC ST PWD कैंडिडेट 55% मार्क्स। तो ये रहा फिनांस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बताने की जरूरत नहीं है, 4 इयर्स डिग्री कोर्स लगेगा इसके लिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट 4 सेम स्ट्रीम में, लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया कम हो जाएगा। परसेंटेज ओपन, OBC और EWS के लिए 55%, SC ST और PWD के लिए 50%, लाइक दिस। नेक्स्ट, आगे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए बैचलर होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर में। एनिमल हस्बेंड्री के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में। फिशरीज के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए फिशरी साइंस में। फूड प्रोसेसिंग के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, मैंने पहले कहा है सभी स्ट्रीम के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है। फॉरेस्ट्री के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए फॉरेस्ट्री में। अगर आप प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए हॉर्टिकल्चर में। अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आप डेवलपमेंट मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए सोशल वर्क में या फिर रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज या डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अलाइड ब्रांचेस में। परसेंटेज क्राइटेरिया सेम। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएट होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो, सेम चीज़, आपकी ग्रेजुएशन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया अगेन सेम। अगर आप HR में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो HR में होनी चाहिए, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब MBA होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में या लेबर लॉज में। देन असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A राजभाषा, परसेंटेज क्राइटेरिया सेम। ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी एंड इंग्लिश आर कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क। देखो परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम रखा हुआ है। तो ये था सारा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 27 जुलाई से और लास्ट डेट है 15 अगस्त। देखो 15 अगस्त हमारा नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, तो इस दिन तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि फॉर्म जो है वो 15 अगस्त के पहले ही भरिए। नेक्स्ट, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होने वाला है? ये एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट है 1 सितंबर 2024। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाबार्ड रिजर्व राइट टू मेक चेंजेस इन द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। देखो नाबार्ड के पास इतने हक है कि वो डेट चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन एग्जाम इस डेट को भी हो सकती है। मेंस का कोई डेट नहीं दिया हुआ है। मेंस का डेट ये वेबसाइट पर आपको मिलेगा
www.nabard.org। तो आपको विजिट करते रहना पड़ेगा कि मेंस कब होने वाला है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई कैसे करें? तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा नाबार्ड पे टाइप करने के बाद कुछ इस तरह की लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेंटर में कॉर्नर में आपको लोगो दिखाई देगा। आपको इस कॉर्नर में देखना है, इधर लिखा दिखेगा करियर नोटिसेस। करियर नोटिसेस के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर एक फेक रिक्रूटमेंट नोटिसेस एंड अपॉइंटमेंट लेटर्स, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने अलर्ट किया है कि इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही है, फेक वेबसाइट बनाकर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने अलर्ट किया है। तो ये अलर्ट न्यूज़ है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर करियर नोटिसेस लिखा है, नीचे में रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS 2024। बस अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। अप्लाई हियर पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जो TCS का IBPS का पेज है। सेम प्रोसेस है जिसके बारे में डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड की है। सो डियर स्टूडेंट्स, उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी जान सकते हो। सो ये सारा था इस नाबार्ड के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।